हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता, आपका हमारे चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे किसान राजा और नगर। ये आरंभिक इतिहास की रचना के बारे में है यहाँ पे कि किस प्रकार से आरंभिक इतिहास की लिखा गया और इसमें कौन कौन से साम्राज्य महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि महाजनपद क्या थे, वैदिक सभ्यता क्या थी, साथ ही साथ ये पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम आगे और पढ़ते हैं इसमें। तो मौर्य साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा है इस हमारे जो इस आरंभिक इतिहास के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण इसलिए कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य एक ऐसा युग है जिसमें बहुत बड़े क्षेत्र में ये साम्राज्य फैला हुआ था। और एक प्रकार से अगर जो कहें कि हमारा पूरा देश एक छत्र राज्य के अंतर्गत आया, यानी उसमें अलग अलग छोटे छोटे जनपदों के अलावा तो एक पूरे देश में एक शासन हुआ, एक राजा का एक शासन हुआ, जिसके आधार पर हमारे जो सभ्यता है और साथ ही साथ एक समृद्धि का भी वृद्धि हुई। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण काल माना गया है मौर्य काल। तो भारत इस मौर्य काल के बारे में जब हम जानकारी उपलब्ध करा रहे थे तो इस टाइम पे ये 19वीं सदी में इस इतिहास को जानकारी प्राप्त करने की कोशिश शुरू हुई और रचना शुरू किया गया। अभिलेखों के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से इसे दोबारा से लिखा गया इतिहास के बारे में कि उस टाइम पे मौर्य साम्राज्य का उदय किस प्रकार हुआ, कौन कौन से इसके शासक थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए गए उनके द्वारा। तो वो सब बातें इसमें 19वीं सदी में शुरू हुई। तो मौर्य काल जो प्रमुख माना गया है उस किस लिए माना गया है मौर्य काल, यहाँ पे इसके मुख्यतः 3 मुख्य शासक रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अशोक। तो अशोक जो एक ऐसा अगर जो कहें ऐसा सम्राट रहा है जो अपनी बहुत ही विशेषताओं से पूरे देश को और हमारे इतिहास को एक तरीके से प्रभावित करा है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि धम्म, और साथ ही साथ जैसे कलिंग के युद्ध में अशोक ने देखा कि बहुत ज़्यादा मारकाट हुई, उसकी वजह से इन्होंने क्या कहते हैं अहिंसा का मार्ग छोड़ दिया और अहिंसा के मार्ग पे चलने लगे। तो जो इस मौर्य काल का जो शासन रहा है लगभग 150 वर्ष रहा और इसमें बहुत समृद्धि हुई हमारे देश में। और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक नए शासक थे उनका उदय होने लगा। तो हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, राजधर्म का नवीन सिद्धांत। अब राजधर्म का नवीन सिद्धांत क्या है, हम आते हैं सरदार और राजा और सरदार के अंतर्गत। राजा और सरदार कहते हैं, ये हमें राजा और सरदार दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ये सरदार क्या करते थे, सरदार का मुख्य कार्य होता था जब युद्ध होता था तो युद्ध के समय अपने क्षेत्र का नेतृत्व करते थे सरदार। तो ये सरदार कहलाए और उनसे भेंट स्वीकार करते थे। तो जो मुख्य दक्षिण में, और ये सरदार का जो पद होता था ये वंशानुगत होता था। तो मुख्य जो इस तरह के जो हमें देखने को मिलता है सरदार व्यवस्था, ये दक्षिण में चोल, चेल, पांड्य इनमें देखने को मिलता है। तो और साथ ही साथ ये काफ़ी स्थायी भी रहे अगर जो हम देखा जाए तो इनका मुख्य कार्य था भेंट लेना और अपने जिससे यानी बहुत इन प्रभावित होते थे उसे भेंट देते भी थे। तो हमें इसके बारे में सरदार और राजाओं के बारे में तमिल के दक्षिण भारत में, तो तमिल का जो वो तमिल संगम ग्रंथ है उसमें इन सब का विवरण मिलता है। अब आता है सर और राजा क्या थे। इनका मुख्य कार्य होता था व्यापार द्वारा राजस्व जुटाना और साथ ही साथ युद्ध के द्वारा भी ये राजस्व को जुटाते थे अपने क्षेत्र के लिए। अब आता है मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में भारत शासन करने वाले सातवाहन, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शताब्दी ईस्वी। तो अब हम इससे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये है कि जो सातवाहन है, ये सातवाहन एक शासक वर्ग था। तो ये हमारे देश में ये दूसरी शताब्दी से ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, मैंने पहले भी तुम्हें ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में अंतर बताया था। अब यहाँ पे आता है दूसरी शताब्दी और ईसा पूर्व, इसी के साथ आता है दूसरी ईस्वी। ये सातवाहन काल था दक्षिण में। जैसे कि हम अगर जो देख सकते हैं इस तरीके से चलते हैं, यहाँ ईसा का जन्म और इधर से दूसरी 600 ईसा, हम इस चैप्टर में पढ़ा 600, 500, 400, 300, 200, फिर यहाँ से 1, 2,
यानी ये जो टाइमिंग पीरियड है इसकी बात की जा रही है। इस पीरियड में सातवाहन का शासन रहा है हमारे देश के दक्षिण भारत के अंतर्गत शासक रहे हैं। ये पश्चिमोत्तर और पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत रहे हैं। ये एशियाई मूल के शासक रहे थे। सातवाहन जो अपने सामाजिक अस्तित्व का दावा करा था, इससे पहले जो शासक रहे थे वो ऐसे कोई अपने आप को बहुत ऊंचा स्थापित करने की कोशिश नहीं करी उनको, मगर सातवाहनों को एक मुख्य विशेषता रही थी, इन्होंने अपने आप को ये सिद्ध करने की कोशिश करी कि ये किसी ऊंचे उससे संबंधित हैं, यानी दैविक उससे तरीके से लोगों को प्रभावित करने की। इसी तरीके से हम आते हैं वैदिक राजा, यानी कुषाण राजाओं के बारे में आते हैं। जो कुषाण, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो सबसे पहले हमारे देश में सोने के सिक्के जो स्टार्ट करे थे वो कुषाण राजाओं ने ही स्टार्ट करे थे। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और इसी के साथ जो गुप्त वंश हमारे इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो चलते हैं आगे। कुषाण सिक्के, तो कुषाण सिक्कों से यहाँ की समृद्धि के बारे में और यहाँ के साथ ही साथ ये पता चलता है, उन सिक्कों के अध्ययन करने से इन्होंने एक उपाधि दी थी अपने आप को, अपने इसके लिए कि हम क्या हैं। तो अपने आप को देवता, देवस्थान, इस तरीके की उपाधियाँ दी गई हैं। तो हम इस तरीके जो हम देवस्थान है ये यूपी के मथुरा में है, माटा में एक अभिलेख है, वहाँ पे देखने को मिलती है इस प्रकार की हमें उपाधि। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान में भी इसी तरीके की हमें एक मूर्ति मिलती है, बड़ी मूर्ति है राजा की, जहाँ पे भी इसकी उपाधि देखने को मिलती है। इन्होंने जो देवपुत्र आदि की उपाधि ली। ये चीनी जो साम्राज्य यानी चीनी राजाओं से बहुत प्रभावित है। चीनी राजा क्या करते थे, वो अपने आप को स्वर्ग पुत्र इस तरीके की उपाधियाँ देते थे, और इसी तरीके की उपाधियाँ इन्होंने भी अपने आप को दी। अब आते हैं चौथी शताब्दी में जो गुप्त वंश है इसका उदय होना शुरू हुआ। हमने पढ़ा पहले मौर्य वंश, उसके बाद कुषाण वंश, अब आता है गुप्त वंश। समटाइम बच्चे गुप्त वंश और मौर्य वंश के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त वहाँ पे भी था, चंद्रगुप्त यहाँ पे भी होता है, तो कंफ्यूज ना हो तो नाम को सही से पढ़ें, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य है वहाँ पे और ये सिर्फ चंद्रगुप्त है, तो यहाँ पे रहे हैं नाम इस तरीके से। और गुप्त वंश हमारे इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। अब पढ़ते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश के जो साम्राज्य थे ये सामंतों पे निर्भर थे, यानी काफ़ी हद तक, यानी सामंतों पे के माध्यम से शासन किया जाता था। सामंत अधिक शक्तिशाली होते थे तो उनसे वो इन्हें भेंट देते थे, सामंतों के आधार पर शासन किया जाता। इस प्रकार के हमें वर्णन देखने को मिलते हैं। अब आते हैं समुद्रगुप्त का। इस तरह के जो समुद्रगुप्त, इन्होंने प्रशस्तियाँ भी लिखवाई। प्रशस्तियाँ यानी जिसमें राजाओं का बहुत अच्छे से बढ़ा चढ़ा के उनके बारे में लिखा जाता है। तो समुद्रगुप्त हम पढ़ते हैं बदला हुआ देहात। इसके अंतर्गत बताया कि जो राजा है वो किस प्रकार से वहाँ की जो आम जनता के साथ व्यवहार होता था, वहाँ पे आम जनता किस प्रकार से रहती थी। तो जातक कथाएं हैं, ये फर्स्ट शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं और ये पाली भाषा में लिखी गई है। उसका एक गतिबिंदु है, गतिंदु करके एक कथा है, उसमें स्टोरी है उसकी। इसमें क्या है, राजा किसी रूप भेष बदलकर अपने शहर में जाता है, अपने क्या कहते हैं जहाँ पे साम्राज्य के अंदर घूमता है कि ताकि वहाँ के लोगों की परेशानियों को जाना जा सके। तो वो वहाँ जाता है तो एक परिवार में एक पुत्र पत्नी ये सब परेशान होते हैं, रो रहे होते हैं। तो वो सब अपनी परेशानियों का कारण राजा को बताते हैं। तो वो पूछते हैं कि राजा की कैसे हैं वो परेशानी, कि रात में तो हमें डाकू परेशान करते हैं, हमसे लूट के चले जाते हैं, और दिन में आके राजा के क्या कहते हैं जो सैनिक हैं वो हमसे कर वसूल करते हैं, कि ऐसे में हम क्या करें। तो इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ से शहर को यानी साम्राज्य को छोड़कर ये जंगलों की तरफ भाग गए हैं। तो इससे ही पता चलता है इस टाइम पे जो आम जनता की स्थिति कैसी थी। तो ये भी इस तरह की स्टोरीज से पता चलता है। आगे टॉपिक है हमारा तरीके, उपज बढ़ाने के तरीके। अब हम देखते हैं कि जो हल है यहाँ पे खेती के लिए हल का प्रयोग किया गया है। हल के ऊपर जो ऊपरी हिस्सा आता जिससे वो ज़मीन के अंदर जाता है तो उस पर लोहे का इस्तेमाल होता है जिससे वो गहराई में खोद सकता है। जिससे ये हमें काफ़ी जगहों पे देखने को मिलता है, मगर 20वीं सदी के बाद ही हमें राजस्थान, पंजाब, अर्धशुष्क एरिया में देखने को मिलता है। मगर अगर जो बिहार की तरफ इस तरफ जाए तो यहाँ पे अच्छी खासी खेती होती है।
अभी इस टाइम पे हमने, और साथ ही साथ देखते पर्वतों में, पर्वतीय क्षेत्र हैं जितने भी, वहाँ पे कुदाल से खेती की जाती थी। क्योंकि हम आज भी देखते हैं वहाँ पे, जैसे अब आज के टाइम पे भी एक टेक्नोलॉजी है कि बड़े क्षेत्र जैसे यूपी, बिहार, यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ किया जाता है, मगर पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी छोटे हल या इस टाइप के ही यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे खेती होती है, सीढ़ी नुमा खेती होती है, जिसकी वजह से वहाँ पॉसिबल नहीं है। तो पुराने टाइम पर भी वहाँ पर हल का प्रयोग ना किया करे जाने के बजाय जो कुदाल है उसका इस्तेमाल किया जाता था खेती के लिए। अब जो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता, कुएं का, तालाब का, नहरों का, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता। तो ये व्यक्तिगत रूप से निर्भर करता था कि वो किस प्रकार से सिंचाई करवाता है, क्योंकि किसी के पास अच्छा पैसा है, कोई अमीर है, तो उसके पास सिंचाई के लिए कुएं हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो ये निर्भरता होती थी। तो आगे अभिलेखों हम पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है ग्रामीण समाज की भिन्नता। अब जिस तरीके से खेती में नई तकनीक का प्रयोग किया गया, उसकी वजह से ग्रामीण समाज में कई भिन्नताएं आई, अर्थात यानी कुछ जो लोग थे अमीर हो गए, कुछ गरीब हो गए। तो इस प्रकार का हमें विवरण देखने को मिलता है उसकी बौद्ध कथाओं में, इन सब चीज़ों में। तो उस टाइम के जो वेल्लार की बड़े जमींदार कहा गया है, और हलवाहा, उलवर और दास अणिमयी कहा गया है, इन्हें गृहपति यानी घर का मुखिया कहा गया है। इस तरीके के उल्लेख यानी वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका मेन कारण यह माना गया है कि कृषि में जब विकास हुआ, तो कृषि में विकास के कारण अलग अलग लोगों की संपत्ति में भी विकास हुआ, और साथ ही साथ उनकी एक स्टेटस जो होता है यानी उनके सम्मान, इन सब चीज़ों में भी बदलाव आया है। अब हम पढ़ते हैं भूमि दान के बारे में, कि जो भूमि दान और नए संभ्रांत ग्रामीण, जो भूमि दान करते थे राजा या उनके द्वारा दी जाती थी, तो उनके द्वारा जो भूमि दी जाती थी उस पर अक्सर टैक्स वगैरह नहीं होते थे। इस तरीके के हमें अभिलेख देखने को मिलते हैं। तो भूमि दान किस लिए किया जाता था, यहाँ बात आती है भूमि दान के। हमें ताम्रपत्र पे देखने को मिलते हैं, अधिकतर ताम्रपत्र मिले हैं, पत्थर पे भी अभिलेख मिले हैं, जिनके आधार पर पता चलता है कि भूमि दान की जाती थी। और जिन व्यक्तियों को भूमि दान दी जाती थी, यानी भूमि दान किया जाता जिनके लिए, तो अधिकतर उन्हें ताम्रपत्र दिया जाता ताकि ये प्रमाण हो सके कि उन्हें भूमि दान दी गई है। तो भूमि दान के क्या महत्व रहा है, तो भूमि दान हम इस टाइम पे देखते हैं कि भूमि दान जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों को दिया गया है और धार्मिक संस्थाओं को दिया गया है। ऐसे ही हम आते हैं 7वीं शताब्दी के बाद। इस टाइम पर अभिलेख जो है संस्कृत में लिखे गया कुछ भाग, उसके बाद तमिल में भी है, कुछ तेलुगु में भी है। अब जो भूमि दान की बात, इस टाइम पे हम एक स्त्रियों के जो सामाजिक स्थिति की भी बात करते हैं, तो प्रभावती जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बहन थी, उनके द्वारा दान के बारे में एक अभिलेख देखने को मिलता है। ये इस बात की ओर क्या कहते चिन्हित करता है कि स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार था, परंतु यहाँ पे एक क्या कहते हैं मिथ ये है कि आम लोगों को संपत्ति, आम यानी स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार था। ये सिर्फ एक शासक वर्ग से संबंधित स्त्री को ही संपत्ति का अधिकार था। कहा जाना है कि आम व्यक्तियों को भी उतनी ही संपत्ति का अधिकार है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि हमेशा शासक वर्ग अलग रहा है और नॉर्मल जनता अलग तरीके से व्यवहार रहा है स्त्रियों के साथ। इस तरह देखते हैं हम, आज भी यही देखने को मिलता है। अब आता है अभिलेख। अभिलेखों में दान के बारे में बताया गया कि भूमि दान किसको दी गई है, किस तरीके से दी गई है। तो अब यहाँ आता है कि भूमि दान दी क्यों जाती थी। अक्सर हमने ये देखा है कि भूमि दान यानी पुरातत्वविदों ने या हिस्टोरियंस ने ये माना है कि जो भूमि दान वो इसलिए दी जाती थी ताकि लोगों को अपने सपोर्ट में खड़ा किया जा सके, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्राह्मण समाज और साथ ही साथ जो धार्मिक संस्थाएं हैं, इनका बहुत महत्व रहा है किसी भी शासक को एक स्थायित्व दिलाने के लिए। तो उनको इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन दान में दी जाती थी ताकि वो, तो एक तरीके से भूमिदान ये दिखाता है कि उस शासक की दुर्बलता को, कि वो पूरे तरीके से समर्थ नहीं है, यानी स्ट्रांग नहीं है। और साथ ही साथ हम ये भी देखने को मिलता है कि जो भूमिदान इसलिए भी दिया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सके। इसके साथ हम राजा, किसान और नगर के अंदर हमें दिखाई देता है, यहाँ पे देखते हैं इसमें इस चैप्टर में पशुपालक जो हैं और संग्राहक हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि इनके बारे में कोई अभिलेख वगैरह में बहुत ज़्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलती है। आज इतना ही, अब मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के साथ। तो थैंक यू आप। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही साथ
आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।